हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी समय दे रहे होंगे। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जब आप बुक से देखेंगे तो पहली चीज़ आपको मिलने वाली है व्हाट इज़ साइंस। देखिए साइंस क्या है बेटा, ह्यूमन ने लगातार नॉलेज गेन की है बाय एक्सपेरिमेंट और बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आदि मानव काल में जाते हैं तो ह्यूमन ने देखा मधुमक्खियां अपना भोजन स्टोर कर रही हैं। वो एक छत्ते में रहती हैं, एक हाइव में रहती हैं, उनका अपना एक घर है। तो यहाँ से ह्यूमन ने भी ऑब्जर्व कर सीखा कि अच्छे भविष्य के लिए हमें भी भोजन को स्टोर करना होगा और एक घर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो आप लैब में काम करते हैं कि इस केमिकल को इस केमिकल से मिलाने में क्या मिलेगा, तो वो है नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंट। तो जो भी नॉलेज ह्यूमन ने ली, चाहे वो ऑब्जर्वेशन से ली, चाहे वो एक्सपेरिमेंट से ली, अगर आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दें तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ। दिस knowledge which human have gained through experiment and observation when organized systematically is called science। ठीक है। और साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, जिसमें हमारा मकसद होता है नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज को पढ़ना कि नेचर में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, अगर मैं किसी गेंद को ऊपर की तरफ उछालूं तो वो नीचे ही क्यों आ रही है। बारिश की बूंदें स्फेरिकल क्यों है। कोई भी झरना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों बहता है। इन सब का आंसर आप ढूंढने का कोशिश करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स इन्हीं चीज़ों की स्टडी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है बात आप। अब आप बुक में पढ़ेंगे तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स भी मिलेगा आपको, वो आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है। मैं सीधा मेन कोर्स से स्टार्ट करता हूँ, डेट इज़ आपका अब चैप्टर कोर चैप्टर जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। वो हर क्वांटिटी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर की जा सके, उस क्वांटिटी को क्या बोला गया है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, ब्राइटनेस, करंट और बहुत सारी हैं एट्सेट्रा। डायरेक्टली से मेरा मतलब क्या है, आपको मैंने ये पेन दिया और बोला इसका मास बताइए, आपने इसको तोल लिया बेटा, तो वो है डायरेक्ट मेथड। टाइम के लिए आपके पास घड़ी है, मास के लिए आपके पास तराजू है। क्लियर है बात आपको। लेकिन मेरे को स्पीड नापनी है, एक ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड नापनी है। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये देख लोगे कि कितने टाइम में कितनी दूरी पर गया है, और उस दूरी को डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो उसी चीज़ को क्या बोला गया है, स्पीड बोला गया। तो देखिए आपने मापा तो डिस्टेंस नापी, ठीक है, मीटर स्केल की हेल्प से लेट, और ये किससे नापी आपने, घड़ी की हेल्प से टाइम। लेकिन दोनों को डिवाइड करने से आपको मिला क्या, स्पीड, विच इज़ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर है। स्पीड की आपने कैसी मेजरमेंट की है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की है। मतलब फॉर्मूले के हेल्प से अगर आप कोई क्वांटिटी निकालते हैं वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या पेन आपका फिजिकल क्वांटिटी है, क्या पेन को आप तोल सकते हैं, क्या इमोशंस को आप तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते, तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, मैं उनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक है। तो दो कैटेगरी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब आप समझ जाएंगे इसी मेथड से। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर मैं बात करूं, जैसे डिस्टेंस है, आपने इसको मापा है, और टाइम क्या है, इसको भी मापा है। ठीक है। और इसकी हेल्प से आपने स्पीड निकाल ली है। तो ये तो फंडामेंटल है और ये ड्राइव्ड है फंडामेंटल से। क्लियर है बात आपको। चलिए फंडामेंटल को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजोल्व इनटू अदर क्वांटिटी। इसको एक ऐसे एग्जांपल से बताऊं बेटा, मान लीजिए आपके पास लकड़ी है, तो लकड़ी से आपकी मेज, कुर्सी, बेड, अलमीरा बन सकती है। क्लियर है। लेकिन इन सभी क्वांटिटी जो मैंने नाम लिया है, इनका बेस क्या है, लकड़ी ही है। क्लियर है बात आपको। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, आप चने को लीजिए, चने से आपका दाल भी बन सकती है और दाल को पीस कर क्या बन सकता है, बेसन भी। तो बेस क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, चना है। ठीक है। चने को फर्दर रिजोल्व नहीं कर सकते, जैसे आपने बेसन को दाल में रिजोल्व कर सकते हो और दाल को किस में रिजोल्व कर सकते हो, चने में। लेकिन चने को आगे रिजोल्व नहीं कर सकते आप। क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर अगर हम दोनों देखें, लकड़ी और चना एक दूसरे पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता है। तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं
वो इंडिपेंडेंट होती हैं ईच अदर से और उनको फर्दर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपकी, आपको नोट करना है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ड्राइव्ड क्वांटिटी अब आप समझ ही गए होंगे, वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या करे, डिपेंड करें। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अल्टीमेटली है क्या, लेंथ, और टाइम एज इट इज़, तो डिस्टेंस और कुछ नहीं है, लेंथ बाय टाइम का रेशियो है, एंड दीज टू क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल। तो स्पीड आपकी डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, तो सो इट इज़ ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन लीजिए, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक और टाइम नीचे है तो टी स्क्वेयर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली लेंथ है और टाइम एज इट इज़ रखिए, तो एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है बात आपको। तो ये क्वांटिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट मेजरमेंट को पूछते समझते हैं क्या है। मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस पेन को की लेंथ मापिए, तो और आपने नापा इसको स्केल की हेल्प से और बोले आप 15 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें, आपने बोला 15 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का 15 गुना है। तो उस 1 सेंटीमीटर को आपने क्या बोला है, आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड लिया है आपने 1 सेंटीमीटर को और बोला है कि ये मेरे स्टैंडर्ड जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, उसका कितना है, 15 गुना है। तो आप मेजरमेंट में करते क्या हैं कि किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए आप कंपेयर करते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कितने गुना है, कंपेयर करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो मेजरमेंट को समझते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने क्या ली, 1 सेंटीमीटर, और बोला ये उसका 15 गुना है। 15 सेंटीमीटर बोला ना मैंने, तो ये अल्टीमेटली मेरा बोलने का है, ये 1 सेंटीमीटर का कितना है, 15 गुना। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर क्या है बेटा, मेरी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात आपको। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी पानी दिया गया और बोला इसको तौलिए, मापिए, तो आपने बोला 3 लीटर ही है। तो लीटर आपका, 1 लीटर आपका क्या हो गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये पानी उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बेटा हम बोलते क्या है, यूनिट बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, 5 मीटर, तो ये मीटर है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इसे हम बोलते क्या है, यूनिट। और ये 5 तो और कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितने गुना है ये बताने का काम कर रहा है। क्लियर है बात। तो अब किसी भी क्वांटिटी को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, U यूनिट है, और Q इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है बात बेटा आपको। चलिए, यूनिट अब आपने देख लिया है कि स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसी को क्या बोला गया है, यूनिट। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं और आगे मूव करते हैं। All physical quantity are measured with respect to a standard magnitude of the same physical quantity which has constant magnitude। जैसे मैंने आपको बोला, इस पेन को नापिए, आपने बोला इसको 15 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आपका क्या था बेटा, स्टैंडर्ड, जिसे आपने यूनिट भी बोला। तो अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कांस्टेंट, और वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब आपको अगर मैं पानी को तोलने को कहूँ, पानी का कितना है ये पानी बताइए, तो आप उसको सेंटीमीटर में नहीं तोल सकते, उसके लिए आपको एक अलग यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो हर क्वांटिटी की अपनी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। क्लियर है बात आपको। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर विद रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। हर क्वांटिटी का अपना एक क्या होता है, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होती है। क्लियर है। आप उसी को, उस क्वांटिटी को उसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर है। जैसे टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, सेकंड, वॉल्यूम की लीटर, लेंथ की मीटर, और मास की किलोग्राम। समझ रहे हो बात आपको। तो आपको इस डेफिनेशन को समझना है और जो इसके पीछे मीनिंग है उसको सोचिए कि कोई भी क्वांटिटी जब मेज़र की जाती है अपने क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से, ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, उसे ही क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। ठीक है। लेंथ का अलग यूनिट होगा, टाइम का अलग यूनिट होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। यूनिट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट इज़ वेल डिफाइंड।
मान लीजिए मीटर है, तो मीटर का एग्जैक्ट मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आप इस लेंथ को मीटर बोलेंगे, अगर कोई इस लेंथ को मीटर बोले, मान लीजिए इस पेन वाली लेंथ को मीटर बोले, कोई इस पेज वाली लेंथ को मीटर बोले, तो उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए और वो वेल डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। मान लीजिए आपके पास एक मीटर आपने एक स्टैंडर्ड एज्यूम किया और वो किसी भी कारण से टूट गया, तो वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है, और हर एक को इजीली वो एक्सेसिबल होना चाहिए। साइज मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल, ठीक है। और 1 मीटर का मतलब 1 मीटर है वो टेम्परेचर के साथ, ऐसा नहीं कि 1 मीटर बदल गया, 1 मीटर का मीनिंग बदल गया है, तो इट शुड नॉट बी चेंज विद द टाइम एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। कि टाइम के साथ इनवेरिएबल हो आपका यूनिट और उसके ऊपर अदर फिजिकल क्वांटिटी का भी फर्क ना पड़े। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट को नापने के लिए आपके बहुत सारे सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ सिस्टम को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। FPS, देखिए पहले क्या था बेटा, स्टार्टिंग में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को तीन ही ली गई थी, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन समय के साथ जो साइंटिस्ट हमारे, तो उन साइंटिस्ट बिरादरी को महसूस हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 नहीं 7 होनी चाहिए, जिसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहले सिर्फ मास, लेंथ और टाइम ली गई थी। तो हुआ क्या, ब्रिटिश लोग मास को मापने लगे किस में, पाउंड में, लेंथ को किस में मापने लगे, फुट में, और टाइम को किस में मापने लगे, सेकंड में। देखिए एक्चुअली में मेरे को ये पहले लिखना चाहिए था, आप पहले वर्ड देखिए, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम है ये। लेंथ इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। ये आज भी सिस्टम कहीं कहीं चलता है। एग्जाम्पल के लिए जो जितने भी आपके जिम के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मान लीजिए डंबल है, जो भी आपके वहाँ पर यूज़ होते हैं, वो सभी मास किस में होते हैं, पाउंड में होते हैं। आप देखे होंगे WWE, तो WWE में जो रेसलर आता है उसका मास भी किस में बोलता है, वो पाउंड में बोलता है। क्लियर है बात आपको। तो ये चीज़ ब्रिटिश और अमेरिका में आज भी चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था, ठीक है। अब कुछ छोटी चीज़ों को नापने के लिए भी सिस्टम बनाया गया, जहाँ पर लेंथ को किस में नापा गया, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को किस में, सेकंड में। क्लियर है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर कहूँ, मेरे को अगर सोना लेना है तो मास आपका पाउंड करीब होता है बेटा आधा किलो। तो आधा किलो तो सोना नहीं ले पाऊंगा, तो वो तो मैं 10 ग्राम 20 ग्राम कैसे भी लूँ। तो मास छोटी जो कीमती वस्तु है या फिर जो कम अमाउंट में लेनी है, उसके लिए एक छोटा सिस्टम भी तैयार किया। और जैसे पेन को नापना है तो आप फुट में नहीं नाप सकते, सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। और टाइम के लिए आपकी सेम यूनिट रखी गई, डेट इज़ सेकंड। नेक्स्ट था बेटा MKS, लेंथ को मीटर में, आपका मास को केजी में, और टाइम को बेटा सेकंड में, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इन तीनों सिस्टम को आपको देखना है। यूनिट को नापने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए। 3 सिस्टम कैसे बनाए गए, कुछ देश इसको यूज़ कर रहे थे, कुछ देश इसको यूज़ कर रहे थे। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड ले लिए थे कि मास को मैं तो पाउंड में नापूंगा, तो ये लोग बोल रहे थे कि मास को मैं केजी में नापूंगा। और छोटी वस्तु को नापने के लिए, छोटी क्वांटिटीज़ को नापने के लिए आपके पास ये सिस्टम था। अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बेटा एक चीज़ महसूस हुई कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। अगर यहाँ का बंदा अमेरिका जाए, अगर मान लो यहाँ पर मीटर चल रहा है और वहाँ पर चल रहा है पाउंड, या फिर वहाँ पर चल रहा है फुट, तो निश्चित तौर से दिक्कत होगी, है ना। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वो पहले 10 बार मीटिंग कर चुके थे, लेकिन 1960 में जब वो 11वीं बार मीटिंग कर रहे थे, डेट इज़ 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम को ईजाद किया जिसे बोलते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया में यही अब चलता है। क्लियर है बात। ये पहले वाले 3 अब ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, क्योंकि किसी में, पहली बात तो उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ती है, और नंबर 2 बात कि उन सब में फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ कितनी ली गई थी, 3 ली गई थी। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी 7 ली गई हैं, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट।
किसी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स को देखते हैं। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी ही यूनिट को देखते हैं। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। ये नोट कीजिए, ये 3 तो एज इट इज़ ले ली गई हैं। कौन से वाले से? आपका एमकेएस सिस्टम से ले ली गई है। आगे ये जो बाकी के जो हैं ये आपके नई जोड़ी गई हैं। टेम्परेचर को बोला केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, डेट इज़ भी ब्राइटनेस होती है लाइट की, उसको कैंडेला में नापना है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में नापना है बेटा? मोल में नापना है। क्लियर है? जब आप लिखेंगे किसी के पीछे यूनिट मतलब 10 kg तो आप ऐसे लिखेंगे, तो वो अल्टीमेटली है उसका मतलब क्या है? किलोग्राम है। क्लियर है? कैंडेला लिखेंगे, मान लीजिए इस समय रूम की ब्राइटनेस 10 कैंडेला है तो 10 CD, CD का अपने आप मतलब क्या है? कैंडेला है। अब इन क्वांटिटीज़ की नोटेशन भी देख लेते हैं। लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को थीटा से। टेम्परेचर को अगर बेटा मैं T से ले लेता तो टाइम के साथ कन्फ्यूजन होता, इसलिए मैंने थीटा से ले लिया। करंट को किसी बुक में A से भी लिया गया है और किसी बुक में I से, हम A से लेकर चलेंगे अपने जो सिलेबस में। लुमिनस इंटेंसिटी आपकी बेटा इसका सिंबल है, नोटेशन है CD हुबहू, जो कि इसका यूनिट का है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी मोल से भी और N से भी लिखा जाता है। ये एक्चुअली में नोटेशन बेटा हम देखेंगे कहाँ पर यूज होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला में यूज होगी। क्लियर है बात आपको? अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट की बात की थी मैंने, उसको देखते हैं बेटा। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी जोड़ी गई, ठीक है, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल को किस में नापा गया? रेडियन में, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। क्लियर है बात आपको? एंगल आपको पता है बेटा, अगर मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं फिक्स करूं और इसको इस तरीके से रोटेट करूं, क्लियर है, तो जो इसने ये आर्क कवर की है और ये इसकी क्या हो गई? रेडियस। तो आर्क बाय रेडियस, इसी को आपको क्या बोला गया है? एंगल। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था। क्लियर है बात? तो एंगल को किस में रखा गया? सप्लीमेंट्री में। ये फंडामेंटल में नहीं रखा गया, ठीक है, सप्लीमेंट्री में रखा गया इसको, और इसकी यूनिट क्या ली गई? रेडियन ली गई। ये सॉलिड एंगल क्या है? मान लीजिए बेटा आपके पास कुछ इस शेप का आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्योंकि स्फेरिकल है तो इसका सेंटर, इस पूरे का अगर मैं बात करूं, इस पूरी स्फेरिकल बॉडी का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आपकी आंखें हैं और आप इस सरफेस को देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से मान लीजिए ये जो पेन है, ये डॉट में लगा देता हूँ यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, आपकी आंखें सेंटर है मान लीजिए, ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें एक एंगल बनाएंगी, 3D एंगल बनाएंगी। क्लियर है बात आपको? आप समझिए, ये एक आपका स्फेरिकल सरफेस थी और यहाँ से आप देख रहे हो, तो अल्टीमेटली ये 3D में सोचना पड़ेगा आपको, एक एंगल बनाएंगी आपकी आंखें, और उसी को क्या बोला गया है? सॉलिड एंगल बोला गया है। एंगल आपका 2 डायमेंशनल होता है, और जबकि सॉलिड एंगल आपका कितना होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर कहाँ पर है? O पर है। तो सॉलिड एंगल के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। समझ आई बात आपको? नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा किसके ऊपर? ड्राइव्ड यूनिट के ऊपर। ये ड्राइव्ड यूनिट क्या है? अभी आपने देखा स्पीड क्या था बेटा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अल्टीमेटली लेंथ है और टाइम एज इट इज़ रखा आपने। तो लेंथ की यूनिट क्या बताई थी आपने? मीटर, और टाइम की सेकंड। तो स्पीड की यूनिट आपने फंडामेंटल यूनिट से क्या की है? ड्राइव्ड की है। इसीलिए इन क्वांटिटीज़ की यूनिट को क्या बोलते हैं हम? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मास का kg। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर है, टाइम सेकंड है, और 1 सेकंड ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ये सेकंड नीचे चला जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेट इज इट इज। अब ये देखिए फोर्स भी आपका मास kg, लेंथ डेट इज मीटर, और टाइम सेकंड, जो कि SI यूनिट्स हैं उनसे क्या किया गया है? ड्राइव किया गया है। तो आपकी ड्राइव्ड यूनिट है वो हमेशा ड्राइव्ड होती है कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट से। तो अब आप सीख गए हैं
कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट विच आर कॉमनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी आपकी क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी, और तीसरी क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मैं थोड़ा सा इसको समअप करने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखिए हमने स्टार्ट किया था यूनिट से, ठीक है। बेसिकली यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके साथ आप कंपेयर करते हो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जब आपको मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। पेन को दिया 15 सेंटीमीटर बोल दिया, 1 सेंटीमीटर का 15 गुना है, 1 सेंटीमीटर इज योर यूनिट, वो स्टैंडर्ड है और उसी स्टैंडर्ड को आपको क्या बोला आपने यूनिट बोला। क्लियर है। यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको साथ डिस्कस की मैंने। अब उसके बाद देखा कि यूनिट को नापने के कितने तरीके थे पुराने ज़माने में, कितने सिस्टम थे। एक था फुट पाउंड सिस्टम, एक था सीजीएस सिस्टम, एक था एमकेएस सिस्टम। इन सभी सिस्टम में अलग अलग तरीका था मास को, लेंथ को, टाइम को नापने का, क्योंकि उस समय तक ये 3 ही क्या ली गई थी फिजिकल क्वांटिटीज़ ली गई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई थी। क्लियर है बात आपको। उसके बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बैठे और उन्होंने पहले तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया और उनके लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई, ठीक है, ताकि और उनको पूरे विश्व में लागू करने का विचार किया ताकि हर जगह आपका साइंस की पढ़ाई, साइंस को ईजिली समझा जा सके। आपका यहाँ का बंदा अगर बाहर जाए तो उसको भी प्रॉब्लम ना आए, और बाहर का बंदा अगर यहाँ पर यहाँ आए तो उसको भी चीज़ें लेने में देने में आपका प्रॉब्लम ना हो। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स आपने देखी, लेंथ की मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, इंटेंसिटी की कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। क्लियर है बात आपको। और साथ के साथ उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी आपको दी, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। एंगल इज फॉर 2 डायमेंशनल एंड सॉलिड एंगल फॉर 3 डायमेंशनल। अब जो हमने पढ़ी डिराइव्ड यूनिट क्या थी, डिराइव्ड यूनिट आपकी दूसरी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से हटकर हैं उनकी यूनिट्स हैं जो कि निकाली गई हैं किसकी हेल्प से, आपकी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से। जैसे सेम जब स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल से ड्राइव होती हैं, वैसे ही सेकेंडरी यूनिट्स किससे ड्राइव होती हैं, फंडामेंटल से ड्राइव होती हैं। क्लियर है बेटा अब आपको। तो कुछ डेफिनेशन, क्योंकि हमने बात की थी कि यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए। तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको डिफाइन करने की बारी है। ये टॉपिक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट क्योंकि आपका बुक में दे रखा है तो मैं इसके 2 यूनिट को डिफाइन कर दूंगा, बाकी 7 आप देख लेंगे। अगर ये थोड़ा सा जो डिफाइन करने का तरीका बुक में मुश्किल है, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया वो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज़, तो आपको जस्ट एज इट इज़ को 7 यूनिट्स को कॉपी में लिख लेना है। आपको परेशान नहीं होना है, याद नहीं करना है। ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, पूछे नहीं जाते। तो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट में देखते हैं, पहला है लेंथ। बेटा देखो लेंथ को इस तरीके से डिफाइन किया। लेंथ आपकी क्या एक्चुअली में वेलोसिटी अगर लूँ मैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज नथिंग बट बेटा लेंथ ही है और ये टाइम है। क्लियर है। आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन वैक्यूम, अगर मैं बात करूं कितनी है, 3 × 10⁸ याद कीजिए आपका क्लास 10th को। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸। डिस्टेंस एज इट इज, अगर मैं टाइम 1/3 × 10⁸ ले लूँ, मतलब एक लाइट मूव कर रही है और मैं निकालना चाहता हूँ कि उसने इतने समय में कितना मूव किया। वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आपने 1/3 × 10⁸ लिया है, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपका लेंथ डिफाइन है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन इतने सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट ने कितना ट्रेवल किया, वो आपका क्या है, 1 मीटर है। ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिखा पाएगा, 1/3 × 10⁸ की जगह ऐसा लिखा पाएगा। एक्चुअल में बेटा यही होती है, एक्चुअल जो एग्जैक्ट रीडिंग है, एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, यही है। क्लियर है। आपने देखा, ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये भी बुकों में देखा होगा, ये भी होता है किसी किसी बुक में स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट ये नीचे वाली क्वांटिटी है। क्लियर है। तो उसी को 1/3
वेलोसिटी को मतलब लेकर मैंने टाइम लेकर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। आपको जो मैं ये बता रहा हूँ उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 × 10⁸ एक्चुअली में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। जो लेते हैं हम वो आपकी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए लेते हैं, एक्चुअल में ये होती है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी यहाँ लूँ और टाइम को भी यही लूँ 1 करके, तो डिस्टेंस कटने के बाद कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी, ठीक है। मास केजी, केजी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, आपका जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, एक आपका ब्यूरो है, एक तरीके से एक कार्यालय है जहाँ पर जिसका काम ये है कि वो डिफाइन करता है मास क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है। मेजरमेंट और वेट की जो भी डेफिनेशन है ये बनाता है। तो वहाँ पर उस कार्यालय में एक सिलेंडर रखा हुआ है और वो किसका बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय का, और उसके ही मास को क्या बोला गया है बेटा, 1 kg बोला गया है। क्लियर है बात आपको। द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इज डिफाइंड एज 1 kg। तो देख रहे हैं आप, बड़े अजीब तरीके से ये डिफाइन की गई हैं, तो परेशान मत होइए, ना याद करने की जरूरत है, जस्ट आप अपने नोट्स को में लिख लीजिए इनको और भूल जाइए, ठीक है। और ये बाकी के जो हैं आप बुक से या नेट से देख सकते हैं, आपको सिर्फ इनको कॉपी में लिखना है और कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये वर्ड्स आपको शायद समझ ना आए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को एज चीज रखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो नीचे टाइम और आएगा तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। अब आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में और कुछ नहीं है, लेंथ है, और ये टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो मास, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम। मास की पावर कितनी है, 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर कितनी है, -2। तो डायमेंशनल ऑफ फोर्स, अब आप समझ में आ जाएगा। डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और उनकी पावर कितनी है, 1, 1 और -2 है यहाँ पर। तो देखिए अब, डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर मैं डायमेंशन ऑफ फोर्स बोलूं तो 1 है किसमें, मास में। फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर आपकी डायमेंशन बताती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की। क्लियर है बात आपको। तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। समझ आ रही है बात आपको। इसको दोबारा देखिए आप कि किसी भी क्वांटिटी को पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिख लो और उसकी जो पावर होंगी वही क्या होंगी, उसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो डायमेंशन तो आपको समझ में आ गई। अब आपको समझना है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स देखते हैं बेटा। आपको मैंने बताया था मास की नोटेशन कितनी है आपकी, मास की नोटेशन है, मास की नोटेशन बेटा आपकी m है, लेंथ की l है और टाइम की क्या है, t। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर मैं लिखूं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, मास की पावर कितनी है, 1, लेंथ की पावर कितनी है, 1 और टाइम की पावर कितनी है, -2। और क्योंकि 1 को आप दिखाएं या नहीं दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क क्या होगा बेटा, आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन आपने निकाल ली और डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली लेंथ है और लेंथ को ऐसे लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करेंगे आपकी पावर कितनी हो जाएगी लेंथ की, 2। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क किया आ गया ml² t-2। क्लियर है बात आपको। तो कुछ क्वांटिटीज़ हैं अभी, उनके फॉर्मूले, SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले को देखते हैं। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों किस में मेजर होंगी, मीटर में। तो एक इसका मीटर और एक इसका मीटर, तो अल्टीमेटली मीटर स्क्वायर। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पर तो मास कुछ है नहीं, तो m की पावर 0, मीटर है, मीटर का यानी लेंथ, l का स्क्वायर और t की 0, और आप सिंपल इसको l² भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर है। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट
मीटर क्यूब, तो आपका सिंपल L क्यूब। डेंसिटी क्या होता है, याद करो, मास बाय वॉल्यूम। मास को किस में मेजर करोगे, केजी में। वॉल्यूम को अभी भी आपने मेजर किया है किस में, मीटर क्यूब में, तो केजी बाय मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, है ना, तो केजी के लिए तो m, और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -3, तो लेंथ की पावर -3। क्लियर है। तो आप ऐसा यूनिट देखकर भी क्या बना सकते हो, डायमेंशन, या फिर मैं बोलूँ डायमेंशन देखकर आप ऐसा यूनिट भी बता सकते हो। क्लियर है। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो मेजर होगी मीटर में, टाइम सेकंड में, मीटर बाय सेकंड, तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी LT-1। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन dv/dt। dv/dt अभी आपने निकाला वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी आपकी ऊपर है मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, ये सेकंड नीचे आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आ जाएगी LT-2। बेटा अभी बहुत सारी डायमेंशन हैं, उनको कवर करना है, लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने क्या नोट किया कि जो पुराने सिस्टम थे, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और आपका MKS सिस्टम, उन सब में टाइम ही एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर करने के लिए आपने सेम यूनिट रखी, डेट इज सेकंड। क्लियर है। ये एक बात थी, कई एग्जाम में आती है, तो इसको आपने नोट करना है। अभी जो डायमेंशन है डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हमें पढ़नी है, ठीक है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, लेक्चर को ध्यान से समझना है और इनको याद भी करना है, जो जो बातें अभी तक हुई हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जब तक के लिए आप खुश रहें। थैंक यू।